तो हेलो स्टूडेंट्स, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि किसी भी एमसीक्यू को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और ये सिर्फ तुक्का लगाने की तकनीक नहीं है। देखिए, अगर कोई एग्जामिनर कोई एग्जाम पेपर बना रहा है तो सिंपल सी बात है कौन है? तो होमोसेपियंस ही। उसकी सोचने की क्षमता जो एक साइकोलॉजी के तहत काम करती है, तो हम लोग क्यों ना उस साइकोलॉजी को समझ ले। तो मैं लाया हूं, जितने भी मैं चीजें बताऊंगा वो सारी साइंटिफिक साइकोलॉजिकल होंगी। इसको आप पूरा वीडियो को देखिए। नेक्स्ट टाइम से आप जब सॉल्व करेंगे एमसीक्यू को, तो मैं 100 तो नहीं कह सकता, पर उसमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आने वाले हैं जो कि आपको आंसर नहीं पता होगा, तब भी आप सही करके आने वाले हैं। लोग उसको तुक्का बोलते हैं, मैं बोलता हूं साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? ब्रेन बूस्टिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सिलेक्टिव टेक्निक के बारे में, फिर बात करेंगे कि हम लोग कैसे सीक्वेंस के थ्रू एमसीक्यू लगा सकते हैं, फिर बात करेंगे इसमें फ्रॉग टेक्निक क्या है। फ्रॉग टेक्निक जो है एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका है। फिर बात करेंगे हम लोग इसके फर्स्ट कॉम्यूनर माइंड क्या होता है, फिर बीसी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। फिर सारी टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपका एक बेस बन चुका है। इसमें देखो, एमसीक्यू अगर सॉल्व करना है वो भी तुक्का मेथड से, जिसको तुक्का मेथड लोग बोलते हैं, मैं इसको क्या बोलता हूं? साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो देखो, इसमें होता क्या है ना कि जो भी एग्जामिनर है, जो पेपर बना रहा है, वो है तो ह्यूमन ही। तो उसका जो थॉट प्रोसेस है, अगर थॉट प्रोसेस हम लोग जानने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है, वो ह्यूमन की तरह सोचता है। देखो, एआई मशीन्स, जो एआई मशीन्स हैं, वो तो बना रही है पेपर। पेपर तो एक ह्यूमन बना रहा है, तो वो सिलेक्ट करेगा चीजों को। वो कैसे सिलेक्ट करेगा, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है लड़कों से, इन चीजों के बारे में अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे किया जाए। देखो, मैं पहले बता दे रहा हूं वीडियो में कि ये चीजें 100% नहीं है। ये चीजें 100% काम नहीं करती हैं, हाँ, पर 70 to 80% आपका काम हो जाने वाला है। मतलब ये ट्रिक लगाएंगे तो ये जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा ये 70 से 80% क्वेश्चनों में लग जाएगा, पर 100% कोई भी चीज नहीं होती है। तो आपको 100%, और 100% की चीजें क्या है, आपको 100% की नीडी क्या है? आपको तो सिलेक्शन लेना है, टॉपर तो बनना नहीं है। क्योंकि हम लोग का स्लोगन ही है, मैं जीएस बाई एंड ए इवन बैक बेंचर टर्न ऑफिसर। कि मतलब एक जो पीछे बैठे हुआ ना बैक बेंचर भी है, उसको भी ऑफिसर बना दे। उसमें मजा है सर, क्योंकि ये टॉपर्स तो एग्जाम निकाल ही लेंगे, बैक बेंचर्स को ऑफिसर बनाना है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बैक बेंचर है तो कमेंट करिए कि आई एम ए बैक बेंचर। तो अब क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। ए कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। तो क्या है कि एक जो मोमबत्ती होती है ना, वो जब दूसरे मोमबत्ती को जलाती है तो उससे रोशनी होता है, उसका उससे कुछ नहीं जाता है। वो अपनी लौ से दूसरे मोमबत्ती को क्या करती है? प्रकाशित कर देती है। तो इससे उसका कुछ नहीं जाता, इसलिए आपका कुछ नहीं जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले कि आपको वैदिक मैथ आने चाहिए। देखिए, इस सारे एग्जामों में क्या है ना कि वैदिक मैथ आ रहे हैं। वैदिक मैथ के लिए प्लेलिस्ट में आकाश सर हैं, उन्होंने वैदिक मैथ को पढ़ाया है कि कैसे किसी भी चीज को शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि आपको वैदिक मैथ का ज्ञान होना चाहिए अगर एमसीक्यू आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक वे है, क्योंकि इसमें मैं सुपरस्टिशन बातें नहीं करूंगा। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, तुम गुणा करोगे, लेके एक पूरा गुणा उड़ा करोगे, जैसे हम लोग को बचपन सिखाया गया है। पर अगर आपको तेजी से तेजी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वैदिक मैथ अपनाना चाहिए। वैदिक मैथ से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का जो गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत तेजी से किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वैदिक मैथ आना ही चाहिए। मैथ तेज से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वैदिक मैथ आना चाहिए। और अगर बात करें तो डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यूज याद रहने चाहिए। डायरेक्ट वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर बात करें 19 का, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 18 का स्क्वायर बात करें तो 324। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं, क्यूब स्क्वायर, ये आपको एकदम याद रहने चाहिए भाई। ये तो याद रहने ही चाहिए। इससे क्या होगा? आपका समय वेस्ट नहीं होगा सर, आप जल्दी से जल्दी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। आप कंपटीशन देख ही रहे हैं, कंपटीशन ऑन सेवेंथ स्काई, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं दिन रात। तो अगर उनसे आगे निकलना है तो आपको ये देखना होगा कि वो लड़के क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। फिर मैं बोल रहा हूं कि सारे लड़के एक ही दिशा में हैं, सबको एग्जाम देना है, तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है? साइकोलॉजी समझना है, साइंटिफिक तरीके समझना है। तो इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बताए हैं साइकोलॉजी पे, कैसे आप तेजी से पढ़ाई कर सकते हैं। वो पिन कमेंट में दिया हुआ है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप किसी बुक को जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम तो सबको 6 ही घंटा मिल रहा है, 6 7 8 जितने भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप उसका आउटपुट निकालिए ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए कमेंट में दिया गया है, उसको वीडियो को जरूर देखिएगा।
अब बात करते हैं, देखिए होता क्या है ना कि लड़के जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं एग्जाम में, तो क्या करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन उठाए वो और सॉल्व करने लगे। मतलब वो कभी हार्ड उठा ले रहे हैं, कभी मीडियम उठा ले रहे हैं, कभी इजी उठा ले रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, जब एग्जामिनर कोई पेपर बनाता है तो ऐसा बनाता है कि 100% कोई सॉल्व नहीं करने वाला है। 100% कुछ एक दो होते हैं एलियन जो सॉल्व कर लेते हैं। एलियन आई मीन जो पढ़ाकू होते हैं बहुत ज्यादा, वो कर लेते हैं। बैक बेंचर से इस चीज की उम्मीद नहीं रखी जाती है कि वो 100% करके आएंगे। उनको तो सिलेक्शन लेना है ना भाई। तो सिलेक्शन लेनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, पूरा जो पेपर है वो थ्रोली देख लेना है, और उसमें जो जितने भी इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडरेट क्वेश्चन उठाना है। मतलब इसमें देखिए आपको सबसे पहले इजी में ये आएगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन तो आसान है, ये तो हो ही जाएगा, तो आप उसको सॉल्व करते जाइए, सोचिए नहीं, छोड़िए नहीं उसको, तुरंत सॉल्व करते जाइए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि लास्ट में हम लोग सबसे ज्यादा रिग्रेट कब होता है ना, जब हम लोग हार्ड और मॉडरेट के पीछे पड़ जाते हैं और इजी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में छोड़ आते हैं। 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, वो देखते ही आपको आंसर उसके, अगर आप थोड़े भी पढ़े हैं तो आपको वो साफ दिखता है कि यही आंसर होगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जितने भी इजी क्वेश्चंस है उनको थ्रूली सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चन उठाने हैं। मॉडरेट क्वेश्चन मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये ऐसे तो नहीं हो सकता, बट इसमें थोड़ी सी अगर मेहनत मैं करूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो आपको हार्ड क्वेश्चन उठाना है। तो अब क्या करना है, पहले सबसे इजी ग्रीन जोन में खेलना है, फिर आपको येलो जोन में खेलना है, फिर आपको रेड जोन में खोलना है। रेड जोन में आपको टाइम कम मिलेगा, तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे आपको लगे कि भाई ये नहीं होने वाले हैं यार, तो एक बार देख लीजिए उसको। अगर हो तभी भी ठीक, नहीं हो तभी भी ठीक, क्योंकि सिलेक्शन आपका नहीं रुकने वाला है। अगर आपने इजी और मॉडरेट, अगर आपने इजी में से क्वेश्चन कर लिए और मॉडरेट से कुछ कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ये तो होना ही है। हार्ड को आप छोड़ दीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हार्ड पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। फिर मैं बोल रहा हूं आपको इजी और मॉडरेट पे पूरा ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन इतने से आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात ये कहता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो उसमें एक दो ऐसे विकल्प होते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता है सर, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको डायरेक्ट हटाइए उस से, और फिर जो जितने ऑप्शन बचे उसमें सोचिए कि आंसर कौन सा है। मैं समझा रहा हूं कैसे। ये देखिए यूपी पीसीएस 2021 2012 का क्वेश्चन है ये, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इतने इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी धारा। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको फंडामेंटल थोड़ा भी तैयार है तो आप जान जाएंगे कि देखिए समय का तो होने वाला है नहीं, प्रकाश का भी नहीं है, धारा का भी नहीं है, तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ऑप्शन को हटा दीजिए सर। मतलब आप देख के, मैं बोला ना, अगर जिस भी लड़के का थोड़ा सा बेसिक, देखिए आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका फंडामेंटल और बेसिक्स तैयार है, तो इतना है, तो आप पहले ऑप्शन को हटा दीजिए। और जिस ऑप्शन को हटा देंगे आप, तो ऐसे होता है ना केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में क्या आता है 50-50 लाइफ लाइन, तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं इसमें। आप ऑप्शन को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, दूरी का, क्योंकि ये तीनों तो वैसे भी नहीं होने वाले, देख के ही लग रहे हैं, तो ऐसे होता है। अब देखिए फिर क्या होता है ना, ऑल ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। अगर आपके परीक्षा में ये आ जाए, ये देखिए ये बड़े एग्जाम जो होते हैं ना, बड़े एग्जाम आई मीन जो होते हैं जो डुअल स्टेज में होते हैं, एक सिंगल स्टेज के एग्जाम होते हैं जिसे वनडे एग्जाम बोलते हैं, और डुअल स्टेज में, तो खास तरह से जो अच्छे एग्जाम होते हैं आई मीन में, जैसे सिविल सर्विसेज हो गए हैं, या फिर जो बड़े पोस्ट के एग्जाम होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, उसमें अगर आपको ये दिख रहा है ना ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, तो 100 में से 80% चांसेस हैं, मैं फिर बोला कि जो जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो 80% काम करेगी, तो 100 में से 80% चांसेस हैं कि वो ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव सही आंसर होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन भी एग्जांपल के लिए लेके आया हूं, ये बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस, जो बीपीएससी है और यूपीपीएससी है, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, कि मौर्य काल के इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो इसको ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेखों से, या उपयुक्त सभी साधनों से। और मैंने क्या बोला, अगर किसी भी 2 स्टेजेस के एग्जाम में नन ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ द एबव आ रहा है, तो 80 से 90% चांसेस हैं कि उसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर सही क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। देखा आपने। अब अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, डुअल स्टेज एग्जाम हो गए, और उसमें देखिएगा अगर 10 क्वेश्चन आए हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूं कि 8 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो या तो ऑल ऑफ द अबव होगा या तो नन ऑफ द अबव होगा। आप लोग जाके इसको जरूर देखिएगा।
अब देखिए बात करते हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उसको अवॉइड कर देना है आपको। एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या है, देखिए एक क्वेश्चन ये जेई में पूछा जा चुका है, पावर ऑफ ए मशीन व्हेन वर्क डन इज 30 जूल इन ए टाइम इंटरवल 5 सेकेंड विल बी। तो देखिए क्वेश्चन आया था, तो देखिए इसमें आपको एलिमिनेट कैसे करना है, ये देखिए 120 वाट, 150 वाट, 160 वाट और 769 वाट। तो क्या करना है, जो भी हाइपोथेटिकल वैल्यू है इसमें, जो भी हाइपोथेटिकल वैल्यू है, तो हाइपोथेटिकल वैल्यू इसमें क्या है, जहां पे 120, 150, 160 है, उसमें 769 क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना। फिर मैं बोल रहा हूँ ये 80% क्वेश्चनों में आपका काम हो जाएगा इससे। तो देखिए कोई भी चीज 100% होती नहीं है, तो 80% में ये काम आपका आएगा, तो इसमें आप इसको नेग्लेक्ट डायरेक्ट करिए कि 769 तो नहीं होने वाला है। अब आपको क्या हो गया, 50-50 लाइफलाइन मिल गया। जब दो ही आंसर है तो आपको आंसर लाने में आसानी होगी इससे। और मैं फिर बोल रहा हूँ एमसीक्यू तेजी से आप सॉल्व करेंगे तभी आप दुनिया से, इस भीड़ से आगे निकल पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जब भी जो एग्जामिनर होता है, जब वो पेपर बनाता है, तो वो दो चीजों से दूर रहता है। वो चाहता नहीं है सर कि आपको पहले ही आंसर दिख जाए। वो क्या नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आपको पहले ही किसी चीज का आंसर दिखा दिया जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ए, और वो ये भी नहीं चाहता कि सबसे बाद में आपको आंसर दिखाया जाए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो होते हैं इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो बीसी के होते हैं। बीसी, वैसे भी आप बीसी कर रहे हैं, इस समय अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जो बीसी होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा आंसर्स में होते हैं एमसीक्यूज वाले में। इसमें भी जो सबसे ज्यादा देखा गया वो बी देखा गया। एक आप काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसमें कुछ नहीं तो 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लीजिए, ठीक। और उसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस कौन से सही हैं। तो आपको पता है क्या मिलेगा, बी या सी। उसमें से भी बी जो है वो ज्यादा मिलेगा सी की तुलना में। ए और डी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर का साइकोलॉजी है। मैं क्या बोला, साइकोलॉजी को समझना है हम लोगों को। वो नहीं चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट को तुरंत आंसर दिख जाए। हाँ, पर इसमें एक और चीज आता है, इसमें एक आता है सबकॉन्शियस माइंड। अभी इसके बारे में आगे जस्ट इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे वो खेलते हैं लोग। तो फिर देखिए आपको कहाँ क्या देखना है, ज्यादा से ज्यादा बी और सी आंसर होता है, ए और डी को अवॉइड करना है। अब देखिए होता क्या है ना कि कई चीजों का जवाब हम लोग का दिमाग तुरंत ले लेता है। तो इसमें क्या खेलता है एग्जामिनर, क्यों क्या करता है कि सबसे जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना उनके जो आंसर होते हैं ऊपर ही लिख देता है और हम लोग के दिमाग से वो खेलता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का। जब आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ट्रिगर करेगा, भाई यही आंसर सही है। पर एग्जामिनर को देखिए वो तुरंत क्या लिख दिया है, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो इतिहास में यार समाज भी पढ़ा था, आपने इतिहास में समाज भी पढ़ा था, अर्थव्यवस्था भी पढ़ा था, शासन और प्रशासन भी पढ़ा था। तो अब आप यह सोचने लगेंगे कि आंसर तो ये भी सही है, शासन भी सही है, प्रशासन भी सही है और अतीत भी सही है। पर मैंने फिर क्या बोला, जब सबकॉन्शियस माइंड जब एक चीजों को किसी चीज को पढ़ा रहता है वो तो तुरंत ट्रिगर करता है। तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा भरोसा रखना है। जोसेफ मर्फी की बुक आपने पढ़ा है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें जोसेफ मर्फी ने क्या बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड का जो बुक है उसका पूरा मैं रिव्यू ला दूंगा कि उसमें क्या क्या जोसेफ मर्फी ने कहना चाहा है, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखेंगे और आपको ऑप्शन कौन सा सही करना है, ए अतीत का, ठीक। आप समझ गए होंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। फिर देखिए कभी भी आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है सर, मैंने बताया ना, कभी भी आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, आपको फ्रॉग बनना है। इट दैट फ्रॉग बुक आपने पढ़ा होगा, पढ़िएगा, इट दैट फ्रॉग बुक काफी अच्छा बुक है। तो देखिए आपको फ्रॉग बनना है सर, आपको फ्रॉग बनना है, आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है कि नहीं पहले मैं हिस्ट्री सॉल्व करूंगा फिर मैं जियोग्राफी सॉल्व करूंगा, नहीं पहले मैं मैथ के क्वेश्चन लाऊंगा। मैंने क्या बोला, जो इजी क्वेश्चन है ना सबको उठा के लपेट लो भाई, सबको लगाते जाओ। सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको लगाते हुए जाना है, आपको फ्रॉग बनना है सर। पहले सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री हो या फिर वो जीएस हो या फिर वो जियोग्राफी हो या फिर वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको क्या करना है, सारे में से इजी क्वेश्चंस को उठाने हैं और सॉल्व कर देना है। आपको सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है कि नहीं भाई पहले मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तभी मैं जीएस पे जाऊंगा, नहीं, ये गलत है। आपको क्या करना है, सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या करना है हम लोग को, एमसीक्यूज। देखो
अगर पेपर इतना असर आप लगा सकते हैं उतना लगा के जाइए, वो कम है। एक तो आपका इसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं सर, आप देखिएगा पीछे के एग्जाम्स के पैटर्न उठाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन। एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी स्टेट लेवल के होते हैं एग्जाम उसमें भी दिखाइए। आप लोग क्यों आपसे बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाइए, इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उठा के पुट कर देते हैं सर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना डायरेक्ट उठा के रख देते हैं लोग। तो आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। पहले तो आपको एमसीक्यू में भी क्या प्रेफरेंस देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जितने विगत वर्षों के आप परीक्षा के जितने भी वैकल्पिक हैं प्रश्न उनको सॉल्व कर जाइए। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये पेपर ही एमसीक्यू बेस्ड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको करना क्या है, आपको कलेक्टर नहीं बनना है। आई मीन कलेक्टर यूपीएससी वाला कलेक्टर नहीं, बुक कलेक्टर नहीं बनना है सर। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो क्या किया है ना, वो कलेक्टर बन गए, बुक कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, वो बुक कलेक्टर बन गए। इतनी किताबें उनके पास है, सारी किताबें उनके पास है। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू में आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी ट्रिगर होगा जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे और उस चीज का आप रिवीजन किए रहेंगे। तो आप अगर कलेक्टर बन गए हैं बुक वाला, तो उसको हटा दीजिए सर, सबको फेंक दीजिए, और आपको सिलेक्टिव बुक चूज करना है, तभी आप एग्जाम में सफल हो पाएंगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, सिंपल सी बात है सर। अगर आपको एग्जाम को निकालना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हिस्ट्री आप 3 बुकों से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री आप 3 टीचरों से पढ़ रहे हैं, एक टीचर से पढ़िए, एक बुक पे आप रिलाई रखिए, ठीक। तो इससे आपका सिलेक्शन अश्योर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइंड की। देखो माइंड को शांत रखना है सर, माइंड को परीक्षा से पहले शांत रखना है, और आपको पूरी अच्छी एक नींद लेके जाना है एग्जाम देने। होता है कई लड़के ना साल भर नहीं पढ़े रहते हैं, एक हफ्ते पहले भाई साहब पूरा सिलेबस निचोड़ के रख देंगे, पूरा सिलेबस तबाह कर देंगे, हम इस मूड में आते हैं पढ़ने, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि उन्होंने लास्ट में एक तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला उनको, उनका फंडामेंटल और बेसिक्स तैयार नहीं है, तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो क्या करना है आपको एग्जाम देने से पहले, आपको एक अच्छी नींद लेनी है और अपने दिमाग को रेस्ट देना है। और रेस्ट देने के लिए दिमाग का एक्सरसाइज क्या है, आप क्या करते हैं ना कि आपको अगर बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है, तो क्या करते हैं, जिम जाते हैं। तो दिमाग जो होता है वो 24 घंटे चलता रहता है। अगर आप गूगल करें कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमें रात में सपने क्यों दिखते हैं, रात में सपने इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हम सो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई चीजें आपको याद करनी हो तो आप सोने से पहले उसको पढ़ लीजिए। आप सोने से पहले अगर उस चीज को पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग रात में क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा डाटा को। तो डाटा का स्टोरेज इंपॉर्टेंट है सर। आप पढ़ लिए, आपके दिमाग में स्टोरेज नहीं है, अब क्या होता है ना, लड़के पढ़ लेते हैं, पूरा चीजों को याद कर लेते हैं, फिर फोन लगाए, गर्लफ्रेंड से बतिया लिए, दोस्तों से बतिया लिए, सब भूल जाएंगे। कोई और डाटा आके फिट हो गया ना उनके दिमाग में, फिर सो जाएंगे, रात में इंस्टाग्राम की 1 घंटे की रील देख के सो जाएंगे। तो जितने भी आप पढ़े चीजें आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ाई करना है और सो जाना है, मतलब पढ़ाई के बाद ही रेस्ट करना है आपको। सोने से पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है सर, क्योंकि दिमाग रात भर चलता है, और दिमाग जब रात भर चलेगा, दिन भर चलेगा, तो उसका एक्सरसाइज कब करेंगे आप, उसको शांत कब करेंगे आप। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, मैंने बताया था, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ बेस्ट वे टू काम योर माइंड। आपको क्या करना है सर, मेडिटेशन करना है आपको। और मेडिटेशन बहुत आसान है, एक बिगिनर जिसको मेडिटेशन का म भी नहीं आता वो मेडिटेशन कैसे कर सकता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए सर, उस वीडियो को देखिए आप अच्छे से। उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे बिगिनर हैं तो मेडिटेशन को अच्छे से कर सकते हैं। और मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है, और दिमाग अगर शांत है तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और आप का माइंड पेपर सॉल्व करने पर लग सकता है। आई होप कि चीजें आपकी क्लियर होंगी और आपको समझ में आई होंगी, और आप इसको फॉलो जरूर करिएगा। बिना फॉलो किए इतने मिनट अगर आप अपना टाइम गंवा रहे हैं इस वीडियो पे, अगर टाइम आप दे रहे हैं, तो मेरा मतलब ये है कि आउटपुट निकलना चाहिए सर। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज का आउटपुट निकलना, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए। तो आपने अगर इस वीडियो को अभी तक देखा है तो इसका भी आउटपुट निकलना चाहिए। तो इस चीजों को इंप्लीमेंट करिए और पक्का आपको फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप तक बने हैं तो मैं मानता हूं कि आप एक क्यूरियस बॉय हैं, आप एक जिज्ञासु छात्र हैं, इसलिए आप अब तक बढ़े हैं। बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को छोड़ दिए होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।